हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की कि टीचिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो में डिस्कस कर लिया था। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कई तरीके से डिसाइड होते हैं। जैसे कि एक एनुअल ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी टीचर के लिए, किसी भी टीचिंग के लिए, राइट। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी कंटेंट है, उसका एनुअल ऑब्जेक्टिव क्या है? एनुअल ऑब्जेक्टिव होता है कि पूरे साल में उसको इतना काम तो करना ही है, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मंथली ऑब्जेक्टिव, तो मंथली ऑब्जेक्टिव भी टीचर्स के होते हैं ना, स्टूडेंट्स के भी होते हैं, टीचर्स के भी होते हैं कि एक मंथ के ड्यूरेशन पे उसको कितना कंटेंट जो है, हाउ मच कंटेंट ही और शी हैव टू टॉट, राइट। वीकली ऑब्जेक्टिव होते हैं, साइड बाय साइड डेली ऑब्जेक्टिव होते हैं, पीरियड वाइज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव का सीधा सीधा मतलब है कि टीचिंग का क्या उद्देश्य है। इफ़ आई एम टीचिंग यू राइट नाउ दिस टॉपिक, तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है? मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं विद इन 30 मिनट और 35 मिनट आपको ये टॉपिक कवर करा दूंगी, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये सारे डोमेन मैं आपको कवर करा दूंगी विद एग्जाम्पल्स, राइट। और इसके अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बता दूंगी किस तरीके से आए हैं। सो दिस इज़ द माई ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या होता है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव। इंटेलेक्चुअल की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ऑब्टेन एंड यूज नॉलेज इन एन एडुकेट या अडेप्टिव सिचुएशन। इंटेलिजेंस क्या होता है या इंटेलेक्चुअल क्या होता है, बौद्धिक स्तर क्या होता है? किसी भी चीज़ को समझना, उसकी नॉलेज लेना और उसको लाइफ में अप्लाई करना, ये किसके अंदर आ जाता है कि इसको क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल को। कॉग्निटिव मीन्स क्या होता है? कॉग्निटिव मीन्स होता है अवेयरनेस इन जनरल एंड एबिलिटी टू लर्न इन पर्टिकुलर। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लर्न करने की जो एबिलिटी होती है, जो जनरल एबिलिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव। अब 4 एरियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। कौन कौन सी होती है? चिल्ड्रन ग्रो डेवलप रेपिडली इन द फर्स्ट 5 years। 4 मेन एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर, कौन कौन से एरियाज होते हैं? फिजिकल, जिसको मोटर भी बोलते हैं, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ये 4 एरियाज होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स हाउ चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड फिगर आउट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कैसे सोचता है, कैसे एक्सप्लोर करता है और कैसे चीज़ों को समझता है। ये एक जनरल सी बात हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ब्लूम थे, उन्होंने ब्लूम टेक्सोनॉमी दी थी, जिसके अंदर उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे कि कॉग्निटिव में क्या होता है, अफेक्टिव में क्या होता है और साइकोमोटर में क्या होता है। द मॉडल विच इज़ यूज्ड बाय क्लासिफिकेशन educational learning objective into level of complexity and specify the model was named after Benjamin Bloom who chaired the committee of educators। और इसके अंदर उन्होंने 3 कंसेप्ट की बात की, जिसके अंदर कॉग्निटिव, 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी भी पूछ सकता है आपको, जिसमें क्या आता है? कॉग्निशन या मतलब कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। अब ये कंसेप्ट आप बहुत ध्यान से सुनिए। जो कॉग्निशन होता है उसका कनेक्शन होता है नॉलेज से, ठीक है। जो साइकोमोटर होता है उसका कनेक्शन होता है डूइंग से, मतलब कुछ भी करना। अफेक्टिव जो होता है उसका मतलब होता है इमोशंस से, कि उससे लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ा, क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें नहीं हुई। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है? ये सब आ जाता है इमोशन के अंदर आ जाता है। तो 3 चीज़ें क्या आपको याद रखनी है? कॉग्निशन, साइकोमोटर और अफेक्टिव। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ठीक है। ये तीनों चीज़ों आपको याद रखनी है। अगर कॉग्निटिव डोमेन को अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इतना आपको समझ आ गया होगा, तो कॉग्निटिव डोमेन को स्टार्ट करते हैं। द कॉग्निटिव डोमेन इज अ डोमेन इन विच नॉलेज बेस्ड डोमेन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसके अंदर नॉलेज पे फोकस किया जाता है। इट इंक्लूड्स नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल। द कॉग्निटिव डोमेन कंटेन लर्निंग स्किल्स। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कंस्ट्रक्ट करना, अप्लाई करना, नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंडक्टिंग रिसर्च। देयर आर 6 लेवल्स इन कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर भी 6 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं? 6 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है? नॉलेज होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है,
एप्लीकेशन होता है, एनालाइज होता है, सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है और यू के जो 5 लेवल्स होते हैं इस तरीके से होता है कॉग्निटिव के अंदर भी। तो अब बात करें नॉलेज की। नॉलेज के अंदर क्या आता है? इट इज़ एबिलिटी टू रिकॉल डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। किसी भी चीज़ को रिकॉल करना, इन्फॉर्मेशन को और डाटा को, वो किसके अंदर आ जाता है? नॉलेज के अंदर आता है। इसके अंदर कुछ की टर्म्स हैं, जैसे कि रिकॉल द इन्फॉर्मेशन, डिस्क्राइब नेम, रिसाइट, रिकग्नाइज, लिस्ट, मैच, रिलेट, रिपीट, स्ट्रेट। ये सारे वर्ड्स किस में आते हैं? नॉलेज में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्या आता है? कॉम्प्रीहेंशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग वट एवर इज नॉन। मतलब आपने जान लिया, नॉलेज में आपको पता चल गया, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, आपने नेम दे दिया किसी चीज़ को, तो कॉम्प्रीहेंशन में आप क्या करते हैं? उस चीज़ को समझते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंड मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ऑन स्टोरी प्रॉब्लम्स। कि स्टोरी प्रॉब्लम की हेल्प से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना, ये किसके अंदर आ जाता है? कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आता है। अब कॉम्प्रीहेंशन के भी कुछ की वर्ड्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि ये कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आएगा। जैसे कि वर्ड है आपका अरेंज, लाइक अरेंज, एक्सप्लेन, इंटरप्रेट, क्लासीफाई, एक्सप्रेस, डिस्क्राइब, डिस्कस, इंडिकेट। ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? ये सारे आ जाते हैं आपके कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। अब कॉम्प्रीहेंशन हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? इसी कॉम्प्रीहेंशन का नाम पहले क्या था? अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इसको बाद में 2001 में इसको रिन्यू कर दिया गया और इसको नाम दे दिया गया कॉम्प्रीहेंशन। जो पहले के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपना बीटीसी, बीएड या आपका जेबीटी किया होगा, उन्होंने इसको जब स्कूल कॉलेज टाइम पे पढ़ा होगा तो अंडरस्टैंडिंग ही पढ़ा होगा। नाम बदला गया, चीज़ एक ही है। नेक्स्ट 3rd नंबर पे आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जैसे कि वर्ड बोल रहा है टू अप्लाई समथिंग, राइट? टू अप्लाई ऑफ नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन, कि आपने कुछ नॉलेज में सीख लिया था, अंडरस्टैंडिंग में उसे समझ लिया और अब आप उसे अप्लाई कर रहे हैं। कैसे? सॉल्व करके, डेमोन्स्ट्रेट करके। ये इसकी कीवर्ड्स हैं, अप्लाई, कंस्ट्रक्ट, प्रिडिक्ट, प्रिपेयर, प्रोड्यूस, सॉल्व, यूज, राइट। ये सब इसके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब बात आती है एनालाइज की। एनालाइज का मतलब होता है एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फैक्ट्स एंड ओपिनियन। डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? एनालाइज करते हैं। जाता है ब्रेक डाउन प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स एंड शो रिलेशनशिप अमंग द पार्ट्स। इसके अंदर क्या आता है? जो वर्ड्स हैं वो क्या आते हैं? डायग्राम, कैलकुलेट, डिस्क्रिमिनेट, डिस्टिंग्विश, क्वेश्चन, टेस्ट, डिफरेंशिएट, कैटेगराइज। मतलब जहाँ पे नॉलेज को ब्रेक डाउन करने की बात होगी, एक्सपेरिमेंट करना, एग्जामिन करना, कंपेयर करना, वहाँ पे क्या आ जाएगा? एनालिसिस आ जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है सिंथेसाइज। सिंथेसाइज क्या होता है? ब्रिंग टुगेदर पार्ट्स ऑफ नॉलेज इन अ होल। मतलब एनालाइज में तो क्या था? टुकड़ों में तोड़ तोड़ के करना, और सिंथेसाइज में bring together part to the knowledge as a whole, build a relationship for new situation, describe, name, recite, recognize, list, match, relate, repeat, produce, state। ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। लास्ट पार्ट जो है इसका 6th पार्ट वो है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बताइए कि एजुकेशन सिस्टम में भी एवेल्युएशन होता है कि किसी भी चीज़ को पढ़ाने के बाद उसका इवेल्युएट क्या हुआ, किसी भी चीज़ को समझाने के बाद उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाता है। इसमें कोई कीवर्ड नहीं होते, इसमें बेसिकली जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन एक देख लीजिए आप इसके बेस पे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस विच इंक्लूड रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। इन सबको क्या बोला जाता है? साइकोलॉजी बोला जाता है, एंड्रोलॉजी बोला जाता है, पैडागोजी बोला जाता है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है इसके अंदर। अब बात करेंगे अफेक्टिव डोमेन की। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है? बोधात्मक, इसको शायद हिंदी में बोलते हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो बुद्धि से रिलेट करती हैं। किसी भी चीज़ को रटना, समझना, अप्लाई करना, तोड़ कर समझना, कंपेयर करना, इकट्ठा करके इवेल्युएट करना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इन शॉर्ट में अगर इसके सारे पार्ट्स की बात करें तो था नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन,
एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसाइज और इवैल्यूएशन। अब बात आती है अफेक्टिव डोमेन की। जो अफेक्टिव डोमेन है वो इमोशंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इमोशंस से रिलेटेड है। लर्निंग इज अ थॉट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल और मेंटल फंक्शन। हाउएवर लर्निंग इज नॉट ओनली कॉग्निशन। मेंटल फंक्शन सिर्फ मेंटल फंक्शन नहीं है, इट ऑल्सो learn attitude, behaviors, physical skills. The affective domains involve feeling, emotions and attitude. Emotions, feelings and attitude इसके अंदर आते हैं। अब इसके भी पार्ट्स हैं और उसके 5 पार्ट्स हैं। क्या क्या नाम है उनका? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और करेक्टराइजेशन। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और करेक्टराइजिंग या करेक्टराइजेशन एक ही बात है। अब रिसीविंग क्या होता है? व्हाट इज रिसीविंग? इन्वॉल्व पैसिव पेइंग अटेंशन एंड बीइंग अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन आइडियाज, मटीरियल और फेनोमेनन। आइडियाज़ को, मटीरियल को, फेनोमेनन पे अटेंशन देना और एग्जिस्टेंस के लायक बोलना, उसको क्या बोलते हैं? रिसीविंग। किसी भी चीज़ से अवेयर रहना, उसको सुनना, समझना। अच्छा एक बात बताइए, एक होता है रिसीविंग, रिसीव बोलते ना, मैं रिसीव करने जा रहा हूँ, उसको लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका जो बेसिक, अगर बहुत डे टू डे लाइफ में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, तो किसी भी चीज़ को लेना है ना। और किस चीज़ को लेंगे आप? अब यहाँ पे आप सब्ज़ी लेने तो जाएंगे नहीं, है ना शॉपिंग मॉल में मार्केट जाएंगे शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे लेने का मतलब है कि जो आइडियाज़ थे, जो मटेरियल था, जो फेनोमेनन था, या जो विलिंग थी, जो इच्छा थी, जो अवेयरनेस थी, उस चीज़ को आपने क्या किया? रिसीव किया। रिस्पॉन्स करना क्या होता है? चलिए अब नंबर 2 की बात करते हैं। आप ही मुझे बताइए रिस्पॉन्स करना क्या होता है? हम बोलते हैं ना, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, मतलब जवाब देना। तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस, यू आर नॉट ओनली अवेयर ऑफ द स्टिमुलस बट रिएक्टिंग इन द सेम वे। तो इसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स देना। आपको याद होगा स्कूल में जब टीचर्स पढ़ाते थे तो वो आपसे रिस्पॉन्स लेते थे। एक टॉपिक पढ़ाया, फिर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, फिर कुछ पढ़ाया, फिर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप क्या करते थे? रिस्पॉन्स करते थे। तो इससे क्या होता था? पहले आपने रिसीव किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप रिसीव कर रहे हैं, राइट? कनेक्ट कीजिए इसे। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि रिसीविंग के बारे में बताइए, तो आप मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्डिंग। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट है वैल्यूइंग। रेफर टू द एबिलिटी टू सी द वैल्यू और वर्थ समथिंग एंड एक्सप्रेस इज। उस चीज़ की वैल्यू करना, एबिलिटी टू सी द वैल्यू, कि उस चीज़ की क्या वैल्यू है। आपने रिसीव किया, आपने रिस्पॉन्स किया, उसकी क्या वैल्यू थी, है ना? वैल्यू मतलब मूल्य, उसका क्या मतलब था, क्यों आपने रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड करना क्यों ज़रूरी है, या इस टॉपिक को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आप बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4th नंबर पे है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? बोलते ना, एक पार्टी ऑर्गेनाइज है मेरे घर में, एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज है मेरे घर में। ऑर्गेनाइजिंग मतलब एक नॉर्मल बताइए आप, कंटेंट को छोड़िए। चलिए, ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है चीज़ों को व्यवस्थित करना, है ना, एक साथ लाना। तो पुटिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज़। लेकिन अब यहाँ पे चीज़ों में क्या आ जाएंगी? वैल्यूज़ को, इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, इन सबको क्या करना? एक साथ लाना, एक यूनिक वैल्यू सिस्टम में क्रिएट करना। कंटेंट को, रिस्पॉन्स को, वैल्यू को, हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना प्रॉपर तरीके से। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट पॉइंट है अपना करेक्टराइजेशन या करेक्टराइजिंग। ये क्या होता है? एक्टिंग कंसिस्टेंटली इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यू एंड इंटरनलाइज्ड। इट इंक्लूड्स बिल्डिंग एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। किसी भी चीज़ को, नॉलेज को इन्वॉल्व करना और उसको करेक्टराइज करना, ये इसके अंदर आ जाता है। तो इसके 5 पॉइंट को एक बार सुनेंगे। क्या है? रिसीविंग, नंबर 2 रिस्पॉन्डिंग, नंबर 3 वैल्यूइंग, नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग और नंबर 5 इज करेक्टराइजिंग, राइट? तो ये जो है, ये हमारा कौन सा डोमेन कवर हुआ है? कौन सा डोमेन कवर हुआ है आप मुझे बताएंगे? अफेक्टिव डोमेन, जो कि इमोशंस से रिलेटेड है।
करेक्टराइजिंग में एक बात आपको याद रखना है, इसके अंदर फुली इंटीग्रेट पार्टिसिपेटिंग इन द न्यू इवेंट रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंटी कि दूसरी सिचुएशन में उस चीज़ को यूज़ करना और कंटिन्यू काम करना। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है द साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन बेस्ड ऑन हैंड या फिर एक्शन या फिर फिजिकल मूवमेंट। नॉलेज हो गया, ठीक है, उसके बाद कॉग्निशन से रिलेटेड था, जो नॉलेज था वो कॉग्निशन से रिलेटेड था, जो स्टार्टिंग में हमने किया था। कॉग्निटिव हमारा पूरा नॉलेज से रिलेटेड था, अफेक्टिव हमारा इमोशन से रिलेटेड था, और साइकोमोटर हमारा एक्शन से रिलेटेड है। स्किल इन द साइकोमोटर डोमेन डिस्क्राइब द एबिलिटी टू फिजिकल मैनिपुलेट टूल्स और इंस्ट्रूमेंट लाइक अ हैंड और अ हैमर, कि हाथों से जो भी काम होता है फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू वो इसके अंदर आता है। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली फोकस ऑन द चेंज एंड डेवलपिंग इन द बिहेवियर ऑन द स्किल्स। इसके अंदर भी कितने स्टेप्स आते हैं? इसके 5 स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं। द साइकोमोटर डोमेन इज ब्रोकन डाउन इनटू 5 लेवल्स। कौन कौन से हैं? ऑब्जर्विंग एंड इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम। साइकोमोटर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फिजिकल एक्टिविटी करना या किसी भी चीज़ को हाथ से करना या फिजिकल तरीके से करना, वो इसके अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है? साइकोमोटर डोमेन के अंदर आ जाता है। तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है ऑब्जर्विंग एंड इमिटेशन, किसी भी चीज़ को देखना और नकल करना। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है इट इन्वॉल्व्स एक्टिव मेंटल अटेंडिंग टू फिजिकल बिहेवियर एंड कॉपिंग ऑफ फिजिकल बिहेवियर। कॉपी करना फिजिकल बिहेवियर को या फिर रिप्लिकेट द बिहेवियर शॉन बाय एग्जाम्पल। अच्छा, एक बात कीजिए, और इसके अंदर क्या क्या वर्ड्स आते हैं? जैसे कॉपी करना, मिमिक्री करना, इमिटेट करना, रिपेल करना, प्रोड्यूस करना। आपने किसी को देखा, सबके लिए, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए कॉमन है, आपने किसी का हेयर स्टाइल देखा, आपको अच्छा लगा, आपने उसको कॉपी किया, आपने अपने ऊपर उसको अप्लाई किया। दिस इज़ कॉल्ड इमिटेशन। ऑब्जर्विंग एंड इमिटेशन, पहले आपने ऑब्जर्व किया कि वो हेयर स्टाइल किस तरीके से बना है और उसके बाद आपने उसको इमिटेट किया, अपने ऊपर नकल करके अपना बाल वैसे ही बनाया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपको किसी की हैंडराइटिंग अच्छी लगी तो पहले आपने उसे देखा, ऑब्जर्व किया कि वो टी कैसे बना रहा है, एल कैसे बना रहा है, उसके बाद आपने उसी चीज़ को इमिटेट किया, अपने खुद बनाना शुरू कर दिया। आपने किसी को गाना गाते हुए सुना, उसके बाद आपने किसी को बैट से खेलते हुए देखा, आपने बैट बॉल खेलते हुए देखा, आपने ऑब्जर्व किया, उसके बाद घर आके उसी के तरीके से खेला, उसकी नकल करके खेला, उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जर्विंग एंड इमिटेशन। लर्निंग के फील्ड में इमिटेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इमिटेट करके बहुत सारी चीज़ों को सीखा जा सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए, आप मेरी वीडियोस को 2 बार सुनिए, पॉज कर करके सुनिए और इनके नोट्स बना लीजिए। आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कोई ये नहीं पूछ रहा कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है। वहाँ पे सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है कि ऑप्शंस को देख के आपके माइंड में क्लिक हो कि इसके अंदर ये पॉइंट आएगा। तो इसीलिए मैं एक पॉइंट को अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ तो इसका मतलब कि वो इम्पॉर्टेंट है और वो थोड़ा सा कॉमन टू कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है? परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शन बाय मेमोरी और फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। जब अपनी मेमोरी की हेल्प से या किसी के इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आप कोई काम करते हैं, फिजिकल परफॉर्मेंस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मैनिपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला गया कि किसका एग्जाम्पल दूँ? ठीक है, मैं आपको योगा का एग्जाम्पल देती हूँ। आपको बोला गया कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है। आपने उस इंस्ट्रक्शन को सुनने के बाद उस तरीके से जब काम किया, अपना फिजिकल एक्शन किया या परफॉर्मेंस दी, उसको क्या बोलते हैं? मैनिपुलेशन। या फिर मेमोरी के बेस पे
आपने रामदेव को मॉर्निंग में देखा, रामदेव जी को ऐसे 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 योगा कर रहे थे, आपने उसके बाद उस मेमोरी का यूज़ किया शाम को और उसी योगा को रिकॉल किया अपने माइंड में और आपने उसको किया, एक्शन के थ्रू बैठ के प्रॉपर किया, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके बता रही हूँ ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऑप्शन देख के आपको क्लिक करने की आदत हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या होता है? एक्यूरेसी इन परफॉर्मेंस इंक्रीज विद प्रैक्टिस, है ना। एक्यूरेसी आ जाती है प्रैक्टिस के बाद। आप सब ने अपने स्कूल टाइम में डांस किया होगा, ड्रामा किया होगा, एक्टिंग की होगी, तो उन सब में क्या होता था? क्या आपको लगता है एक ही दिन आपको रोल्स दे दिए और आपने जाकर स्टेज पर परफॉर्मेंस दे दी? ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। कोई भी फंक्शन जब स्टेज पर परफॉर्म होता है तो उससे पहले कम से कम 10-15 दिन उसकी प्रैक्टिस होती है, उसकी रिहर्सल होती है, अगेन एंड अगेन आपको सिखाया जाता है, तो उसके बाद आप जाके वहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। तो इसी चीज़ को क्या बोल दिया है लैंग्वेज में? प्रिसिशन बोल दिया है। क्या बोल दिया है? प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को करना, परफॉर्मेंस देना, एक्यूरेसी के साथ परफॉर्मेंस देना। और एक्यूरेसी के साथ परफॉर्मेंस कब बढ़ती है? इंक्रीज विद प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो जो आपकी एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है ना। डांस स्टेप सीख लेना, ड्रामे के डायलॉग्स बोलना, एक्शन करना, ये सब इसके अंदर आ जाता है। आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या होता है? अचीविंग द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से डिज़ायर लेवल एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को अचीव करना, तो ये क्या होता है? आर्टिकुलेशन होता है। अब आप बोलेंगे प्रिसिशन और आर्टिकुलेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्रिसिशन में मतलब था कि एक्यूरेसी के साथ परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है प्रैक्टिस की हेल्प से। आर्टिकुलेशन में क्या है? अचीविंग द डिज़ायर्ड लेवल, जितनी इच्छा है उसकी एफिशिएंसी को डेवलप किया जाता है प्रैक्टिस से। इच्छा, अब मान लो मेरी इच्छा हो गई सचिन तेंदुलकर बनने की, तो मैं उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से जो प्रैक्टिस करूँगी तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टिकुलेशन। और प्रिसिशन क्या होता है? अब बैट को कैसे पकड़ना है, बॉल को कैसे हिट करना है, अगर मैं इसको बार बार प्रैक्टिस करूँगी तो मैं करने लग जाऊँगी, एक अच्छे तरीके से करने लग जाऊँगी। लेकिन आर्टिकुलेशन में क्या है? डिज़ायर्ड लेवल तक, जहाँ तक मेरी इच्छा है उस लेवल तक अगर मैं चीज़ें कर रही हूँ तो वो किस में आ जाएगी? आर्टिकुलेशन में। लास्ट स्टेप जो है ये है उसका नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या होता है? स्किल इज इंटरलाइज्ड एंड अ लर्नर इज एबल टू अडेप्ट, ये वर्ड ध्यान रखिए, अडेप्ट, मॉडिफाई और डिज़ाइन न्यू टेक्निक मेथड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। अच्छा, एक बात बताइए, अब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमको पता है किस टाइम पे क्या बिहेवियर करना है, मॉडिफाई करना है बिहेवियर को, अडेप्ट करना है टेक्निक को, मेथड को, प्रोसीजर को, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिज़ाइन करना, तो ये सब किस में आ जाता है? नेचुरलाइजेशन के अंदर आ जाता है ना। तो अब इसके अंदर देखिए क्या बात आती है। सबसे पहली बात ये है कि नेचुरलाइजेशन में, जैसे नॉर्मल डे में देखिए, आप घर में बैठे हैं, आप बाहर हैं, बारिश आ गई, आपको पता है ना कि आपको बारिश से हटना है, आपको रूम में जाना है, आपको घर के अंदर जाना है, तो ये किसके अंदर आ गया? नेचुरलाइजेशन के अंदर आ गया। अडेप्ट करना है चीज़ों को, जैसे कि एकदम से तेज़ हवा चलने लग गई, फॉग गिरने लग गई, ठंड में एकदम से हवाएं चलने लग गई, तो अडेप्टेशन क्या बोलता है कि आप शॉल को ओढ़ लीजिए, स्वेटर पहन लीजिए, तो सिचुएशन के हिसाब से फिजिकल मूवमेंट करना। टीचिंग में इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अब आप पढ़ के गए थे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लेकिन वहाँ पे तो पूछ लिया गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो अब आप क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है? जो जो यहाँ की अच्छी बातें थी सब ले जाके आप वहाँ लिख देंगे। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की जितनी अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को वहाँ लिख देंगे, बस पॉइंट को थोड़ा मोल्ड कर देंगे, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को, बिहेवियर को मोल्ड करना, मॉडिफाई करना, अडॉप्ट करना, ये सब किस में आ जाता है? नेचुरलाइजेशन में आ जाता है। मुझे लगता है कि मैंने अपना 100% दे के, मैं जिस तरीके से जितने एग्जाम्पल्स दे के आपको समझा सकती थी, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है तीनों पॉइंट्स को। आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ इतना है, इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देख लेंगे,
नेट की जितनी भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं एटलीस्ट आप उस वीडियो को 2 बार देखेंगे। एक बार आप नॉर्मल स्पीड पे देख लीजिए, दूसरी बार आप उसको स्पीड बढ़ा के सुन लीजिए। ये मैं नेट पेपर 1 के लिए बोलती हूँ कि ये सब चीज़ें आपको कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। अगर आप मेरी वीडियो को 2 बार देख के एक बार नोट्स बना लेते हैं तो ये सफिशिएंट रहेगा। पॉइंट्स लिख लीजिए, नोट्स की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है फ़िलहाल इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अब एक थियरी दी है जो गैगने की लर्निंग थियरी है उसको, लेकिन हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हमने सिर्फ किसको डिस्कस किया है, हमने इसमें ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो या कभी और डिस्कस करेंगे। आज हमने इसके तीनों डोमेन्स की बात कर ली है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अगर मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा दूँ तो उसमें ये है कि कॉग्निटिव में क्या था, चीज़ें माइंड से हो रही थी, है ना, माइंड से हो रही थी, और उसके अंदर भी उसके पॉइंट्स थे। कौन कौन से पॉइंट्स थे वो आपको पता होगा। पहले ब्लूम टेक्सोनॉमी से शुरू करते। ब्लूम टेक्सोनॉमी ने डोमेन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ये मैं रिवीजन करा रही हूँ, आपको क्विक रिवीजन है। उसके बाद उन्होंने करेक्टराइजेशन किया किसके अंदर, इनके अंदर कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर को। कॉग्निशन को जोड़ा गया नॉलेज से, अफेक्टिव को जोड़ा गया इमोशन से, और साइकोमोटर से जोड़ा गया डूइंग से, काम करने से, फिजिकल एक्शन से। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर कई पॉइंट्स आते हैं जिसके अंदर है नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन जिसे पहले अंडरस्टैंडिंग बोलते थे, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसाइज और इवैल्यूएशन। 6 पॉइंट इसके अंदर कवर होते हैं। उसके बाद आ जाती है अफेक्टिव डोमेन की बारी। अफेक्टिव डोमेन जो है इसको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है, और अफेक्टिव डोमेन का जो कनेक्शन है वो इमोशंस से है, किस तरीके के इमोशंस, फीलिंग और एटीट्यूड ह्यूमन बींग्स के अंदर हैं उससे है। इसको भी 5 पार्ट्स में या 5 सब डोमेन में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्विंग, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टराइजेशन या करेक्टराइजिंग। ये इसके 5 पॉइंट्स हैं। एक्सप्लेनेशन मैं इससे पहले कर चुकी हूँ, इसलिए अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इनके पॉइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका द साइकोमोटर डोमेन। ये एक्शन के बेस पे है, फिजिकल जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ होती हैं उससे रिलेट करता है। और इस डोमेन के भी 5 फर्दर डोमेन है या सब डोमेन है, या आप लेवल्स बोल सकते हैं, या इसको 5 कैटेगरीज में, 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे नंबर 1 पे क्या है, ऑब्जर्विंग एंड इमिटेशन। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन, थर्ड है प्रिसेशन, फोर्थ है आर्टिकुलेशन, फिफ्थ है नेचुरलाइजेशन। तो इन सारे पार्ट्स में इसको किया गया है। इस एक वीडियो के अंदर हमने तीनों डोमेन्स को डिस्कस कर लिया है, और सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के अंदर ही ये तीनों डोमेन्स आते हैं। कौन कौन से, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। मतलब कॉग्निटिव कोई भी चीज़ सीख लेना, अफेक्टिव इमोशनली उससे कनेक्ट होना, और साइकोमोटर उसको करना, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना, वो इसके अंदर आता है। एक बात आपको और याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव्स को लेके कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स पे हमेशा इजी सा क्वेश्चन आता है कि व्हाई ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पॉर्टेंट। तो आप मुझे बताइए ऑब्जेक्टिव्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा तो टीचर को नहीं पता होगा कि एक टाइम पीरियड पे उसको कितना पढ़ाना है, कितना कंटेंट उसको कवर करना है, और कितना अभी उसका रह जाता है, कितना टाइमिंग बचा है, कितना सिलेबस बचा है। साइड बाय साइड स्टूडेंट्स को भी नहीं पता रहेगा कि किस तरीके से कितना कंटेंट हमको एक टाइम पीरियड पे कवर करना है, और कंटेंट के साथ साथ किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। और ऑब्जेक्टिव्स होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्टिव ना तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ठीक से इन्हांस हो पाएगा, और ना ही इसका जो एक ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर पेइंग फीस, राइट, हम क्यों अपना टाइम दे रहे हैं, क्यों फीस पे कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इससे बिल्डअप नहीं हो पाएंगी। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि पहले जो नाम था अंडरस्टैंडिंग था, जो आपका कॉग्निटिव में क्या था, नॉलेज था, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग था। बात वही है, जो की टर्म्स अंडरस्टैंडिंग में आते थे वही अब किस में आते हैं, अब कॉम्प्रीहेंशन में आते हैं। बस उसका नाम बदल गया है, अंडरस्टैंडिंग की जगह पे क्या हो गया है, कॉम्प्रीहेंशन हो गया है। क्या हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया। तो कुछ नाम बदले गए हैं, तो वो आप अपना देख लीजिए, वो प्रीवियस में मत जाइए जो अभी रिसेंट का है,
ये मैंने वही सब आपसे डिस्कस किया है, इनको आप 2 बार पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। कीवर्ड्स नहीं बदले हैं, बस उसका नाम बदला है, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक को प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। और आज की वीडियो के बाद आपके टोटल 3 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इससे पहले 2 वीडियो चैनल पे अपलोडेड हैं, उनको आप देख लीजिए। सबके साथ एक ही फॉर्मेट है कि आप मेरी वीडियोस को 2 बार देख लीजिए और जहाँ पे रिक्वायरमेंट लगे वहाँ पे नोट्स बना लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मैं कोशिश करूँगी कि पर डे एक वीडियो अपलोड करूँ। कभी कभी हेल्थ इशू की वजह से या कुछ ज़रूरी रीजंस की वजह से बीच में रेगुलर नहीं हो पाई थी मैं, बट राइट नाउ आई विल ट्राई टू प्रोड्यूस 1 वीडियो एवरी डे। Thank you so much. Stay connected. This is Success Maker.